20 मिनट में मैं संभाले। नमस्कार दोस्तों, इतिहास क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इतिहास के बारे में बात करते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर कंपटीशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। कोई भी कंपटीशन हो, चाहे अपन IAS से लेके और छोटी से छोटी कोई भी अपन एग्जाम देते हैं, हर एग्जाम में हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा आते हैं। इसलिए इतिहास किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत ही जरूरी है। इतिहास क्या है? इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमिक अध्ययन है। बहुत से विद्यार्थियों के जहन में ये बात रहती है कि इतिहास है वो बड़ा ही टफ सब्जेक्ट है, पढ़ने में बड़ा ही बोरिंग है। तो चलो इसको अपन आज प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इसे सरल बनाया जा सकता है, किस प्रकार से इसे इजी बना के अपन पढ़ते हैं। इतिहास की अपन बात करें तो भारतीय इतिहास की जो शुरुआत है आज से लगभग लाखों साल पहले हो गई थी। भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए इसे अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। जिससे कि इजी तरीके से अपन समझ सकते हैं इतिहास को। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और समकालीन इतिहास या स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। अपन कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले अपने को जानकारी होनी चाहिए कि इतिहास का जो सिलेबस क्या है और कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से अधिक प्रश्न आते हैं, कौन से टॉपिक पे अपने को अधिक ध्यान देना है, किस टॉपिक का कौन सा जो पार्ट है वो अपने को ज़्यादा पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राचीन काल की। प्राचीन काल का जो इतिहास है, प्राचीन काल की अपन बात करते हैं तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है पाषाण काल। स्टोन एज जिसे अपन बोलते हैं। फिर पाषाण काल को भी अपन 3 पार्टों में बांट सकते हैं, जिसकी आगे के अध्यायों में, आगे के जो वीडियो होंगे उनमें अपन बात करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन काल के इतिहास में ये जो टॉपिक है ये सबसे महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में इस टॉपिक से काफी प्रश्न आते हैं। ये पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन अगर अपन इसे अच्छी तरीके से, सरल तरीके से पढ़े, समझ के अपन पढ़े। पहले ये मान्यता थी, सभी की ये धारणा थी कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे रटना है, अधिक से अधिक अपन रट सकते हैं, समझाने वाली इसमें कोई बात नहीं है, समझ नहीं सकते हैं अपन, इसलिए बच्चे इतिहास से बचने की कोशिश करते थे। लेकिन अगर अपन इसे सरल तरीके से पढ़ें तो ये सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, सबसे रुचिकर सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी बोरिंग सब्जेक्ट ये नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अपन बात करते हैं तीसरा जो टॉपिक है। तीसरा अपना जो टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता का विकास किन लोगों ने किया, वैदिक सभ्यता को विकसित करने वाले लोग कहाँ से आए, वैदिक सभ्यता की जो अलग अलग विशेषताएं हैं उनकी बात है अपन आगे के टॉपिकों में करेंगे। इसके बाद प्राचीन काल का जो इतिहास है, इसमें अगला अपना जो टॉपिक है वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, महाजनपद काल। महाजनपद काल से हर कंपटीशन में कोई ना कोई प्रश्न आवश्यक रूप से आता है। हर कंपटीशन में इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं।
और भारतीय जो इतिहास है उसकी अपन बात करते हैं व्यवस्थित तरीके से, क्रमिक रूप से, या ऐतिहासिक काल की शुरुआत है वो यहीं से मानी जाती है। यहाँ से जो इतिहास शुरू होता है भारत का वो एक क्रमिक इतिहास है। उसके बारे में विभिन्न जो समकालीन जानकारियां मिलती हैं वो भिन्न भिन्न स्रोतों से मिलती हैं। इस काल के पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं, कुछ साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं। इसके साथ ही जो विदेशी साहित्य है या विदेशी जो अन्य सभ्यताएं और संस्कृतियां हैं वहां से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है महाजनपद काल की अपन बात कर रहे हैं कि पहले भारत है, भारतवर्ष वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था, फिर कुछ बड़े राज्य हैं, बड़े राज्यों का विकास होता है। इनके बाद या अपन कह सकते हैं कि इसी के समकालीन भारत में एक और बदलाव होता है और यहाँ पे एक धार्मिक आंदोलन, जिसे अपन कह सकते हैं धार्मिक आंदोलन होता है। उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों टॉपिक भी ऐसे हैं, पढ़ने में भी इजी हैं, बड़े ही रुचिकर हैं। हर कंपटीशन में इन दोनों धर्मों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला अपना जो टॉपिक है, आगे का जो अपना वीडियो होगा वो धार्मिक आंदोलन से संबंधित होगा, जिसमें जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म ये अपने मुख्य टॉपिक होंगे या मुख्य बिंदु होंगे। इसके अलावा यहाँ पे हिंदू धर्म से संबंधित भी कुछ उप संप्रदाय देखने को मिलते हैं, जैसे वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है। इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसके बाद प्राचीन काल का जो इतिहास है इसकी अपन बात करते हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा अपना वो प्राचीन भारत के इतिहास का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर कंपटीशन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे अपन मौर्य काल के नाम से जानते हैं। मौर्य काल की अगर अपन बात करते हैं तो मौर्य काल में अपने को मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से संबंधित जानकारी अपने को अच्छी होनी चाहिए। इनका जो प्रशासन है, उस समय का जो रहन सहन है, उस समय की जो अर्थव्यवस्था है, उस समय का जो व्यापार है, इन सब के बारे में अपन आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला जो प्राचीन काल के इतिहास में टॉपिक अपना होगा वो होगा मौर्योत्तर काल। लेकिन वो जो टॉपिक है वो हर कंपटीशन के लिए आवश्यक नहीं है। अलग अलग जो टॉपिक, अलग अलग जो एग्जाम होती हैं उनमें से कुछ टॉपिक हैं, कुछ में नहीं है। मौर्यों के बाद अपन बात करते हैं शुंग राजवंश है, कण्व राजवंश है, कुषाण राजवंश है। तो ये हर कंपटीशन में नहीं पूछे जाते हैं। दक्षिणी भारत में सातवाहन जो राजवंश है, लेकिन फिर भी इनके बारे में भी अपन आगे के टॉपिकों में चर्चा करेंगे। शुंग, सातवाहन और कुषाण, मुख्य रूप से इन तीनों राजवंशों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं तो अगला जो टॉपिक है अपना प्राचीन काल में, आगे का जो टॉपिक है प्राचीन काल की अपन बात करते हैं। 8वां जो अपना टॉपिक होगा ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है और हर कंपटीशन में इस टॉपिक से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी प्राचीन भारत के इतिहास का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ अपन देखते हैं तो ये टॉपिक है गुप्त काल। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल इसे अपन कह सकते हैं। इस टॉपिक में अपन बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम की, समुद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, कुमारगुप्त प्रथम की और स्कंदगुप्त की, तथा गुप्त काल में भारत का जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, गुप्तों का जो प्रशासन है, गुप्तों के समय के जो प्रांत हैं, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। ये टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे अपन बात करते हैं जो राजपूत काल शुरू होता है।
तो उस राजपूत काल की जो नींव है वो इसी समय रखी जाती है। राजपूत काल में अपन देखते हैं सामंती जो व्यवस्था है वो अपने चरम पे थी, और उस सामंती व्यवस्था की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है, इसी गुप्त काल से होती है। मौर्य काल की जहां अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अपने को प्रशासन पूरी तरीके से केंद्रीकृत दिखाई देता है, लेकिन गुप्त काल में यहाँ पे एक बदलाव होता है और गुप्त काल में केंद्रीकरण की जगह विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये टॉपिक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अपन बात करें तो इस समय गुप्तों के पतन के बाद गुप्तोत्तर जो काल है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उत्तर भारत में एक ऐसा राजवंश है कि वो भी अपने को पढ़ना जरूरी है, जिसे मुख्य रूप से उस राजवंश की अपन बात करते हैं तो एक शासक है, एक शासक के बारे में अपने को पढ़ना है। वर्धन वंश या कुशेबुति वंश जिसे अपन कहते हैं, उसमें हर्षवर्धन है। और हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री आया था उसका जो विवरण था हवेनसांग का, उससे संबंधित चर्चा अपन यहाँ पे करेंगे। इसके बाद आखिरी जो अपना टॉपिक होगा प्राचीन भारत के इतिहास में वो होगा पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की अपन बात करें तो यहाँ पे संक्रमण काल भी अपन इसे कह सकते हैं, क्योंकि भारत में जो राजनीतिक एकता मौर्यों और गुप्तों ने स्थापित की थी, या थोड़ा सा अपन देखते हैं गुप्तोत्तर काल में तो हर्षवर्धन के समय भी संपूर्ण उत्तरी जो भारत है वह राजनीतिक दृष्टि से एक था, लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो संपूर्ण उत्तर और दक्षिणी जो भारत है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। तीन शक्तियां इस समय भारत में उभरती हैं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इन तीनों के मध्य एक लंबा संघर्ष चलता है और उस संघर्ष का परिणाम ये होता है कि भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य यहाँ पे स्थापित हो जाते हैं, और उसका फायदा भारत का पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है वहां से तुर्क जो आक्रमणकारी हैं वो उठाते हैं। भारत पे सबसे पहले मुस्लिम जो आक्रमण है उनकी अपन बात करते हैं तो इसी समय शुरू होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अरब है वो आक्रमण करते हैं, और उत्तर पश्चिमी जो भारत है वहाँ के कुछ जो क्षेत्र हैं उनको वो जीतते हैं। इस समय अपन देखते हैं भारत की अपन बात करते हैं, रफ मानचित्र बना के अपन देखते हैं तो इधर से अरबों का आक्रमण होता है, उसके बाद तुर्कों के आक्रमण भारत पे होते हैं, अफगानों के हैं, मंगोलों के हैं, ये सारे आक्रमण भारत पे होते हैं। और भारत में एक परिवर्तन होता है, यहाँ पे एक तो इस्लाम का उदय हो जाता है, इस्लामिक सत्ता की उत्तर भारत में स्थापना हो जाती है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे हिंदुओं की जगह, प्राचीन भारत की अपन बात करते हैं, प्राचीन काल की अपन बात करते हैं तो इसे अपन हिंदू काल की संज्ञा भी दे सकते हैं, हिंदू काल के नाम से इसको अपन जान सकते हैं। मध्यकाल, ये जो इतिहास में बंटवारा अपन करते हैं, इतिहास काल, इतिहास के अपन टुकड़े जो करते हैं तो इसके लिए एक मोड़ बिंदु को अपन लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो बदलाव है, सबसे बड़ा जो मोड़ है वो क्या है कि भारत में हिंदुओं की जगह अब सत्ता किसके हाथ में आ गई, मुस्लिमों के हाथ में। तो यहाँ से शुरू होता है दोस्तों मध्यकाल। मध्यकाल की अपन बात करें, मध्यकाल की अपन बात करते हैं तो मध्यकालीन जो इतिहास है, मध्यकाल का जो इतिहास है इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। इसमें अपने को मुख्य रूप से 4 ही टॉपिक है, 4 ही टॉपिकों का ध्यान अपने को करना है। मध्यकाल के जो टॉपिक हैं इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है सल्तनत काल। सल्तनत काल की अपन बात करते हैं, यहाँ पे 1194 से लेके और 1526 तक अपन पढ़ेंगे। इस दौरान विभिन्न जो राजवंश हैं उन राजवंशों के बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे। आगे की जो टॉपिक हैं, गुलाम वंश है, खिलजी है, तुगलक है, लोदी है, सैयद है, इन सारे राजवंशों के बारे में। इसके साथ ही इस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसके साथ ही
तुर्कों की जो राजनीतिक व्यवस्था है, तुर्कों की जो प्रांतीय व्यवस्था है, तुर्कों के द्वारा भारत में जो मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी या कुछ नवाचार कृषि में हुए थे या अन्य क्षेत्रों में हुए थे, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। साथ ही जो परिवर्तन, जो प्राचीन नगरों का महत्व है वो अब खत्म होके दूसरे नगरों तक पहुंच जाता है या दूसरे नगरों का महत्व बन जाता है, उन सब की चर्चा करेंगे अपन आगे के टॉपिकों में। इसके बाद मध्यकाल में अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा मुगल काल। मध्यकालीन भारत के इतिहास का सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मुगल काल ही है। हर कंपटीशन में मुगल काल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें मुगल काल से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो मुगल काल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मुगल काल की अपन बात करते हैं तो मुगलों में मुख्य रूप से अपन देखते हैं तो मुगल वंश का जो संस्थापक है बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है और औरंगजेब की अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा किस प्रकार से मुगलों का पतन हुआ, कौन कौन सी शक्तियां थी या कौन कौन सी चुनौतियां थी जिनकी वजह से मुगल काल का पतन होता है, उनके बारे में अपन बात करेंगे आगे के टॉपिकों में। तो दोस्तों मध्यकाल की अपन बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो अपना टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, मुगल काल होगा। इसके बारे में अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। हर कंपटीशन में ये दोनों टॉपिक लगभग में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो या आईएएस का हो, आरएएस का हो या और भी कोई भी जो एग्जाम हो, छोटी से लेके बड़ी तक एग्जाम, हर एग्जाम में इन दोनों टॉपिकों से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद उत्तर भारत में इस समय मुस्लिम राज्य देखने को मिलता है। इसी समय दक्षिण भारत में दो स्वतंत्र राज्य स्थापित होते हैं। दक्षिण भारत में दो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होती है, एक विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी साम्राज्य। तो अपने जो अगले जो टॉपिक हैं, तीसरा जो टॉपिक अपना होगा विजयनगर साम्राज्य। इस समय उत्तर भारत में मुस्लिमों की सत्ता थी। इस दौरान दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना होती है जिसे इतिहास में विजयनगर राज्य के नाम से जाना जाता है। तो इस टॉपिक के बारे में भी अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके बाद इसी के साथ साथ या इसी के समकालीन दक्षिण भारत में एक और स्वतंत्र राज्य स्थापित होता है जो कि मुस्लिम राज्य था, जिसे अपन बहमनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं, बहमनी राज्य। और अंतिम जो अपना टॉपिक होगा मध्यकाल में वो होगा भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन ये दोनों टॉपिक भी बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इनसे संबंधित प्रश्न भी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में भी अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है या भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से ये जो आंदोलन है वो भारत में शुरू होते हैं। इन आंदोलनों के क्या परिणाम थे, कौन कौन से लोगों का इनमें योगदान था, इनकी भी चर्चा अपन आगे करेंगे। तो ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कुछ टॉपिक हैं जो कि हर एग्जाम में या अपन कह सकते हैं कि कुछ कॉमन टॉपिक हैं जो हर एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो दोस्तों इनके बारे में अपन आगे की जो वीडियो है उनमें चर्चा करेंगे। अब अपन बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण आज की जो एग्जाम है उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है इतिहास का उसकी। और ये आप सभी जानते हो, ये आप सभी को जानकारी है कि बिना इतिहास के किसी भी कंपटीशन को क्लियर नहीं किया जा सकता आज के समय में, क्योंकि हर एग्जाम में एक बड़ा जो पार्ट है वो इतिहास कवर करता है। तो यहाँ पे आधुनिक काल की अपन बात करेंगे या आधुनिक इतिहास की अपन बात करेंगे। आधुनिक जो इतिहास है, आधुनिक इतिहास की शुरुआत पानीपत का तीसरा जो युद्ध है वहां से मानी जाती है। क्यों मानी जाती है?
क्योंकि पहले यह अवधारणा थी या लोगों का या भारतीयों का ये मानना था कि भारत में मुगलों की जो सत्ता है, मुगलों की सत्ता जैसे ही कमजोर होती है तो सभी का ये मानना था कि मुगलों का स्थान है वो जल्द ही भारत में मराठे ले लेंगे। मुगलों की जो कमजोरी है उससे एक रिक्तता भारत में जो स्थापित हुई है उसको भरने का जो कार्य है वो मराठे कर देंगे। लेकिन पानीपत का तीसरा जो युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को, उसमें एक बदलाव ये होता है या ये जो लोगों की अवधारणा थी ये बदल जाती है, क्योंकि उभरती हुई मराठा शक्ति है उसको बड़ा ही आघात पहुंचता है किसके द्वारा, इस पानीपत के